नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के बंगाल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा दौर और एक ऐसी जगह जहां विचारों का एक तूफान आया हुआ था। बिल्कुल। कुछ लोग थे जो सदियों से चली आ रही परंपराओं पर ऐसे सवाल उठा रहे थे जैसे पहले कभी किसी ने उठाए ही नहीं थे। और ये सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक तरह की लड़ाई थी। हमारी आज की ये जो गहन चर्चा है वो एक ऐतिहासिक लेख पर आधारित है जो हमें इस लड़ाई के 3 बड़े किरदारों से मिलाएगा। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे उनके तरीकों में मतलब जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन मंजिल एक ही थी, समाज को बदलना। तो हमारा मिशन साफ है। सबसे पहले हम मिलेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो और उनके यंग बंगाल ग्रुप से उनके जोशीले गर्म विचारों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को एक नई ताकत दी। और आखिर में बात होगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि जमीन पर उतरकर सच में बदलाव लाए, खासकर औरतों की जिंदगी में। बिल्कुल। तो चलिए डेरोजियो के क्रांतिकारी विचारों से शुरू करते हैं, फिर टैगोर के संगठनात्मक प्रयासों को देखेंगे और अंत में विद्यासागर के जमीनी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने सीधे तौर पर समाज और कानून को प्रभावित किया। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा स्रोत कहता है 1820 और 1830 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच एक कट्टरपंथी विचारधारा का उदय हुआ। हाँ, और ये कट्टरपंथी या रैडिकल शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। ये लोग सिर्फ छोटे-मोटे सुधार नहीं चाहते थे। मतलब पूरी व्यवस्था को ही चुनौती दे रहे थे। और स्रोत आगे कहता है कि ये विचारधारा राम मोहन रॉय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक थी और इसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। बिल्कुल। तो यहाँ एक तुलना की जा रही है। राम मोहन रॉय को हम सुधार का एक बड़ा नाम मानते हैं, लेकिन ये जो नई लहर थी जिसे यंग बंगाल कहा गया, वो उनसे भी कई कदम आगे थी। तो इस आंदोलन के पीछे था कौन? स्रोत बताता है इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत और नेता थे एक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो। और उनकी उम्र के बारे में सोचिए। स्रोत के अनुसार उनका जन्म 1809 में हुआ और उन्होंने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। एक मिनट, मतलब 1826 में वो सिर्फ 17 साल के थे। 17 साल की उम्र में प्रोफेसर, और वो एक पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। उनमें ऐसा क्या खास था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। स्रोत कहता है कि डेरोजियो एक असाधारण बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अपने समय के सबसे क्रांतिकारी विचारों को अपनाया और महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। आजादी, बराबरी, भाईचारा, ये सारे विचार। हाँ, वही सब। और वो सिर्फ जानते नहीं थे बल्कि एक शानदार शिक्षक भी थे। लिखा है वो एक शानदार शिक्षक थे जिन्होंने अपनी कम उम्र के बावजूद प्रतिभाशाली छात्रों की बड़ी संख्या को अपने साथ जोड़ लिया। तो वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते क्या थे? स्रोत के मुताबिक उन्होंने इन छात्रों को तर्कसंगत और स्वतंत्र रूप से सोचने, सभी सत्ताओं पर सवार उठाने, स्वतंत्रता, समानता और आजादी से प्यार करने और सत्य की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने, ये तो आज भी बहुत बड़ी बात है। वो अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से सोचना सिखा रहे थे, रटना नहीं। बिल्कुल। उन्होंने नौजवानों के दिमाग में एक चिंगारी लगा दी थी। उस जमाने के लिए ये विचार किसी धमाके से कम नहीं थे। हाँ, स्रोत उन्हें प्रखर देशभक्त कहता है और ये भी दावा करता है कि डेरोजियो शायद आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। पहले राष्ट्रवादी कवि? हाँ। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? है। 1827 में लिखी उनकी एक कविता का अंश स्रोत में दिया गया है। वो लिखते हैं, मेरे देश, महिमा के बीते दिनों में एक सुंदर प्रभामंडल तुम्हारे माथे पर था और एक देवता के रूप में तुम्हारी पूजा होती थी। कहाँ है वो महिमा, कहाँ है वो श्रद्धाब? वाह, इन लाइनों में एक दर्द है, एक सवाल है। अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करके आज की हालत पर एक टीस है। और ये जज्बा सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहा। उनके एक शिष्य थे, काशी प्रसाद घोष। स्रोत उनका भी एक उदाहरण देता है। उन्होंने 1861 में लिखा, देवताओं की भूमि और ऊंचे नाम, सुंदर और सौंदर्य के जादू की भूमि, महान प्रसिद्धि के कवियों की भूमि, मेरी मातृभूमि, हमेशा के लिए विदा। इसमें भी एक गहरा दर्द और अपने देश के लिए प्यार दोनों महसूस होता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दुखद मोड़ आता है ना? बिल्कुल। डेरोजियो के विचार इतने क्रांतिकारी थे कि कॉलेज मैनेजमेंट डर गया। स्रोत बताता है,
डेरोजियो को 1831 में उनकी कट्टरता के कारण हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया उनकी कट्टरता के कारण। और जल्द ही 22 साल की छोटी उम्र में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 22 साल, मतलब एक जलता हुआ दिया बहुत जल्दी बुझ गया। तो क्या उनके जाने के बाद उनका आंदोलन भी खत्म हो गया? आंदोलन की आग तो जलती रही। स्रोत कहता है, डेरोजियो ने पुराने और पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं पर हमला किया। वे महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उनकी शिक्षा की मांग करते थे। तो फिर ये एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? अगर विचार इतने अच्छे थे तो लोग उनके साथ जुड़े क्यों नहीं? कमी कहाँ रह गई? स्रोत इसकी कुछ वजह बताता है। हालांकि वे एक आंदोलन खड़ा करने में सफल नहीं हुए क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां अभी उनके विचारों के पनपने के लिए तैयार नहीं थीं। अच्छा, मतलब समाज अभी इतने रेडिकल विचारों के लिए तैयार नहीं था। और एक और बड़ी वजह थी, उन्होंने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया और उस समय भारतीय समाज में कोई अन्य वर्ग या समूह नहीं था जो उनके उन्नत विचारों का समर्थन कर सकता। तो उनका आम जनता से कनेक्शन नहीं बन पाया। उनकी लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे शहरी लोगों तक सिमट कर रह गई। काफी हद तक यही हुआ। स्रोत कहता है कि उन्होंने लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रखना भी भुला दिया। वास्तव में उनकी कट्टरता किताबी थी। वे भारतीय वास्तविकता को समझने में असफल रहे। उनकी कट्टरता किताबी थी, ये बहुत गहरी बात है। मतलब वो भारत की जमीनी हकीकत को शायद पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह नाकाम रहे। उनकी विरासत बहुत बड़ी है। स्रोत के अनुसार फिर भी डेरोजियो ने राममोहन की परंपरा को आगे बढ़ाया। कैसे? उन्होंने समाचार पत्रों, पैम्फलेटों और सार्वजनिक संघों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित किया। अच्छा, तो उन्होंने जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा? किन मुद्दों पर? कई सारे। स्रोत में पूरी लिस्ट है। उन्होंने कई सार्वजनिक मुद्दों पर आंदोलन चलाए, जैसे कंपनी के चार्टर का संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेशों में ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ बेहतर व्यवहार, ज्यूरी द्वारा मुकदमा, दमनकारी जमींदारों से रैयतों की सुरक्षा और सरकारी सेवाओं के उच्च ग्रेड में भारतीयों का रोजगार। समझ गया। तो भले ही वो एक जना आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने आने वाले आंदोलनों के लिए जमीन तैयार कर दी। बिल्कुल। इसीलिए प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उनके बारे में जो कहा वो बहुत मायने रखता है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में वर्णित किया था। बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत, मतलब उन्होंने नींव का पत्थर रखा था। हाँ, बनर्जी ने उन्हें हमारे राष्ट्र के संस्थापक पिता भी कहा था। Really? तो डेरोजियो की लौ जल्दी बुझ गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सुधार की आग भी ठंडी पड़ गई। किसी और ने इस मशाल को उठाया। मशाल को उठाया गया, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग था। जहां डेरोजियो तूफान की तरह थे, वहीं अब मंच पर एक शांत संगठित शक्ति का उदय हुआ। और वो कौन थे? स्रोत बताता है, इस बीच ब्रह्म समाज का अस्तित्व तो बना रहा, लेकिन उसमें ज्यादा जान नहीं थी जब तक कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे पुनर्जीवित नहीं किया। देवेंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम तो सुना है। ये डेरोजियो से कैसे अलग थे? देवेंद्रनाथ में भारतीय ज्ञान और पश्चिमी सोच दोनों का बेहतरीन तालमेल था। स्रोत कहता है कि वे पारंपरिक भारतीय ज्ञान और पश्चिम के नए विचारों दोनों के सर्वश्रेष्ठ का संगम थे। वो तूफान नहीं, बल्कि एक मजबूत नदी की तरह थे। और उन्होंने क्या किया? 1839 में उन्होंने राममोहन रॉय के विचारों का प्रचार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा? ये क्या थी? कोई सीक्रेट सोसाइटी? सीक्रेट तो नहीं, लेकिन ये उस वक्त के बंगाल का सबसे बड़ा थिंक टैंक जरूर बन गई थी। स्रोत के अनुसार समय के साथ इसमें राममोहन और डेरोजियो के अधिकांश प्रमुख अनुयायी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त जैसे अन्य स्वतंत्र विचारक शामिल हो गए। वाह, मतलब उस समय के सारे बड़े दिमाग एक जगह इकट्ठा हो गए थे। तो इस सभा ने किया क्या? इसने दो बड़े काम किए। पहला, तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। अच्छा, तो अपनी जड़ों को समझने पर जोर दिया। और बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच एक तर्क संगत दृष्टिकोण फैलाने में भी मदद की। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज में एक नई जान फूंकी। तो इस नए ब्रह्म समाज ने किन मुद्दों को उठाया? स्रोत बताता है कि समाज ने विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन,
महिलाओं की शिक्षा, रैयत की स्थिति में सुधार और नशाबंदी के आंदोलनों का सक्रिय रूप से समर्थन किया। तो अब हमारे पास डेरोजियो के क्रांतिकारी विचार हैं और टैगोर का एक संगठित मंच भी। लेकिन इन विचारों को असल में जमीन पर किसने उतारा? वो कौन था जिसने सिर्फ बहस नहीं की बल्कि सच में कानून बदलवा दिए और लोगों की जिंदगी बदली? और यहीं कहानी में एंट्री होती है हमारे तीसरे और शायद सबसे प्रभावशाली हीरो की। स्रोत उन्हें भारतीय मंच पर अगली महान हस्ती कहता है, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विद्यासागर, एक महान विद्वान और सुधारक। बिल्कुल। स्रोत कहता है उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी कमाल की है। 1820 में एक बहुत गरीब परिवार में जन्मे, उन्होंने कठिनाइयों से संघर्ष कर खुद को शिक्षित किया और अंत में 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पद तक पहुंचे। और वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, है ना? हाँ, लेकिन उनका दिमाग बंद नहीं था। स्रोत के अनुसार वो एक महान संस्कृत विद्वान होने के बावजूद उनका मन पश्चिमी विचारों के सर्वश्रेष्ठ के लिए खुला था। वो सही मायनों में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति का संगम थे। मैंने ये भी पढ़ा है कि वो जो कहते थे वो करते भी थे। स्रोत उनके चरित्र के बारे में क्या बताता है? स्रोत कहता है उनकी महानता उनके शानदार चरित्र और चमकती बुद्धि में निहित थी। वो जो मानते थे उसका अभ्यास करते थे। उनके विश्वास और कर्म में कोई अंतर नहीं था। वो वेशभूषा और आदतों में सरल और अपने व्यवहार में सीधे थे। उनके बारे में कोई ऐसी कहानी है जो हमें ये समझने में मदद करे कि वो असल में कैसे इंसान थे? कहानियां तो अनगिनत हैं। स्रोत में जिक्र है कि बंगाल में आज भी उनके उच्च चरित्र और गहरी मानवता के बारे में अनगिनत कहानियां सुनाई जाती हैं। जैसे कि उन्होंने अनुचित आधिकारिक हस्तक्षेप बर्दाश्त न करने के कारण सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गरीबों के लिए उनका दिल, स्रोत बताता है, गरीबों के प्रति उनकी उदारता अविश्वसनीय थी। वो अक्सर अपना गरम कोट सड़क पर मिलने वाले पहले जरूरतमंद भिखारी को दे देते थे। कमाल है। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये दिखाती हैं कि उनका सुधार सिर्फ किताबी नहीं था, वो उसे जीते थे। उनका दिल सच में गरीबों के लिए धड़कता था। बिल्कुल। और शिक्षा के मैदान में भी उनका काम बहुत बड़ा था। हाँ, बंडाली प्राइमर के बारे में तो मैंने सुना है। स्रोत बताता है विद्यासागर ने संस्कृत पढ़ाने की एक नई पद्धति विकसित की और एक बंगाली प्राइमर लिखा जो आज भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उनके लेखन ने बंगाली में एक आधुनिक गद्य शैली के विकास में मदद की। और उनका सबसे क्रांतिकारी कदम था संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खोल देना। हाँ, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बगावत थी। स्रोत कहता है उन्होंने संस्कृत कॉलेज के द्वार गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खोल दिए क्योंकि वह उस समय पुरोहित जाति के संस्कृत अध्ययन पर एकाधिकार के विरोधी थे। उन्होंने ज्ञान पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को ही सीधी चुनौती दे दी। सीधी चुनौती? और उन्होंने कॉलेज में और क्या बदलाव किए? उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पश्चिमी विचारों के अध्ययन की भी शुरुआत की। वो चाहते थे कि छात्र दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ सीखें। लेकिन इन सबसे बढ़कर विद्यासागर को अगर किसी एक चीज के लिए याद किया जाता है तो वो है भारत की दबी कुचली औरतों की हालत सुधारने के लिए, खासकर विधवाओं के लिए। स्रोत कहता है इन सबसे ऊपर विद्यासागर को भारत की दलित नारीत्व के उत्थान में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में एक लंबा संघर्ष छेड़ा। हाँ, विधवा पुनर्विवाह का कानून, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भूमिका नहीं, वो उस लड़ाई के सेनापति थे। 1855 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाई और यहाँ उन्होंने एक बहुत होशियार तरीका अपनाया। क्या तरीका? उन्होंने डेरोजियो की तरह पश्चिमी दलीलें नहीं दी। उन्होंने हमारे ही प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों का हवाला देकर ये साबित किया कि विधवा पुनर्विवाह की इजाजत है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कमाल की बात है। मतलब विद्यासागर ने उन्हीं शास्त्रों को हथियार बनाया जिन्हें रूढ़िवादी अपनी ढाल समझते थे। ये तो एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग थी, है ना? बिल्कुल। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे शास्त्र गलत है, उन्होंने कहा आप हमारे शास्त्रों को गलत समझ रहे हैं। इससे उनके विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इसका असर क्या हुआ? जबरदस्त असर हुआ। स्रोत कहता है जल्द ही एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू हुआ और सरकार को बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नागपुर जैसे शहरों से याचिकाएं भेजी गईं। और आंदोलन सफल रहा? हाँ, ये आंदोलन सफल रहा और ऐसा कानून बनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। स्रोत के अनुसार
हमारे देश में उच्च जातियों के बीच पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में मनाया गया। उस दिन का माहौल कैसा था? श्रौत में एक चश्मेदीद का वर्णन है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलने की 1 इंच भी जगह नहीं थी। बाप रे। समारोह के बाद ये हर जगह चर्चा का विषय बन गया। बाजारों में, दुकानों में, छात्रों के लॉजिंग हाउस में और दूर दराज के गांवों में भी। वाह, और वो साड़ी वाली कहानी भी तो है। हाँ, वो भी है। शांतिपुर के बुनकरों ने एक विशेष प्रकार की साड़ी जारी की जिसके किनारों पर एक नए गीत की पहली पंक्ति बुनी हुई थी, जिसमें लिखा था, विद्यासागर अमर रहें। ये दिखाता है कि उनका काम जमीनी स्तर तक, आम लोगों तक पहुंच गया था। वो एक लोक नायक बन गए थे। लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा, विरोध तो हुआ ही होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। स्रोत साफ लिखता है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए विद्यासागर को रूढ़िवादी हिंदुओं की कड़वी दुश्मनी का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी जान को भी खतरा था। पर वो डरे नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने निडर होकर अपना चुना हुआ रास्ता जारी रखा। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, मदद भी करते थे। स्रोत के अनुसार उनके प्रयासों से, जिसमें जरूरतमंद जोड़ों को आर्थिक मदद देना भी शामिल था, 1855 और 1860 के बीच 25 विधवा पुनर्विवाह संपन्न हुए। और उनका काम सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने दूसरे मुद्दों पर भी काम किया। हाँ, स्रोत बताता है कि 1850 में विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया और जीवन भर बहुविवाह के खिलाफ अभियान चलाया। और लड़कियों की शिक्षा के लिए तो उन्होंने जो किया वो अद्भुत है। बिल्कुल। सरकारी स्कूल निरीक्षक के रूप में उन्होंने 35 लड़कियों के स्कूलों का आयोजन किया, जिनमें से कई उन्होंने अपने खर्चे पर चलाए। सोचिए, अपने खर्चे पर। और बेथ्यून स्कूल के सचिव के रूप में वो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अग्रदूतों में से एक थे। स्रोत बताता है कि कलकत्ता में 1849 में स्थापित बेथ्यून स्कूल 1840 और 1850 के दशक में उठे महिला शिक्षा के शक्तिशाली आंदोलन का पहला फल था। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाना तो और भी मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। स्रोत उस समय के पूरा ग्रह के बारे में बताता है। कुछ तो ये भी मानते थे कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने पतियों को खो देंगी। क्या? ये तो अजीब ही बात है। हाँ, और बच्चियों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। युवा छात्राओं पर चिल्लाया जाता था, उन्हें गाली दी जाती थी और उनके माता पिता को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। इन सब के खिलाफ विद्यासागर एक चट्टान की तरह खड़े रहे। तो आज हमने बंगाल के सामाजिक सुधार की एक पूरी यात्रा देखी। डेरोजियो का बौद्धिक कट्टरपंथ, जिसने बीज तो बोए लेकिन आंदोलन नहीं बना सका। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर के संगठनात्मक प्रयास, जिन्होंने ब्रह्म समाज को सुधारों का एक मजबूत संगठित मंच बनाया। और आखिर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यावहारिक जमीनी सुधार, जिन्होंने सिर्फ विचारों को नहीं बल्कि कानून और समाज को सच में बदल के रख दिया। इन तीनों ही आंदोलनों में एक बात कॉमन थी, परंपरा को चुनौती देना, तर्क को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है और मेरे लिए शायद ही आज की चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ है। जहां डेरोजियो ने पश्चिमी क्रांतिकारी विचारों का इस्तेमाल किया, वहीं विद्यासागर ने स्रोत के शब्दों में विशाल पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क दिया। और यही सवाल आज भी उतना ही जरूरी है ना? बिल्कुल। अगर आज हमें समाज की किसी पुरानी गलत प्रथा को चुनौती देनी हो तो ज्यादा असरदार क्या है, परंपरा के भीतर से ही तर्क देना जैसा विद्यासागर ने किया, या फिर पूरी तरह से नए बाहरी विचारों को अपनाना जैसा डेरोजियो ने करने की कोशिश की? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।